प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण का समय है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के आरंभ से शुरू होता है और 1915 तक चलता है ये। और द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक चलता है और तृतीय चरण है वो 1923 से 1941 तक चलता है। प्रथम चरण है विद्यार्थियों, ये इस किसान आंदोलन के आरंभ का समय था और इस किसान आंदोलन के आरंभ के समय में इसे स्थानीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो ये समय स्थानीय नेताओं का था, इसमें कोई बाहर का नेतृत्व नहीं मिला, स्थानीय नेतृत्व मिला। द्वितीय चरण है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें इसको अनुभवी नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस किसान आंदोलन को अनुभवी नेतृत्व प्राप्त हुआ द्वितीय चरण में। इसके साथ ही इसने राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया। अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को जाना जाने लगा, ये इसके द्वितीय चरण की खास बात थी। और तृतीय चरण है, ये इसके पतन का समय था। तृतीय चरण में ये किसान आंदोलन धीरे धीरे है वो अपने पतन की ओर है वो चला गया। तो अब हम एक एक करके इस किसान आंदोलन का है वो व्यापक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम चरण का अध्ययन करते हैं कि प्रथम चरण में इस किसान आंदोलन के साथ क्या घटित हुआ। प्रथम चरण में हमने पढ़ा ये किसान आंदोलन 1897 में आरंभ हुआ, ये इसका आरंभ का समय था। और ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि 1903 में चौंगरी कर लगा दिया गया। और ये भी हमने पढ़ा कि 1905 में चौंगरी कर है वो समाप्त कर दिया गया। चौंगरी कर लगाने वाला जो शासक था उसका नाम, उस जागीरदार का नाम कृष्ण सिंह था। और हमने ये भी पढ़ा कि 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद में एक नया जागीरदार बना जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। और इसका इतिहास भी हमने पिछले वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से है वो कृष्ण सिंह है उसके कोई संतान नहीं थी, तो किस प्रकार से जगनेर से है वो पृथ्वी सिंह को है वो लाया गया था। इस दौरान क्या हुआ, इस किसान आंदोलन में हमने ये भी पढ़ा था कि ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को निष्कासित कर दिया गया। इन दोनों को बिजोलिया से वो निष्कासित कर दिया गया था। और हमने ये भी पढ़ा कि एक समय ऐसा आया था जब ये किसान आंदोलन है वो 1899 का जो दौर था, जब छप्पनिया अकाल पड़ा था, तब कृष्ण सिंह ने वो किसानों के साथ अपने अच्छे और मधुर संबंध स्थापित कर लिए थे। लेकिन फिर 1903 में उसने चौंगरी कर लगा दिया जो 5 रुपये था, तो उससे भी ये किसान आंदोलन पुनः आरंभ हो गया। और 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया था। ये इसे उत्तराधिकारी शुल्क बोलते हैं, उत्तराधिकारी शुल्क। तो इस प्रकार से ये प्रथम चरण है वो हमारे लिए ये छोटे प्रश्न है वो देकर जाता है। लेकिन व्यापक रूप से हम इस किसान आंदोलन को अगर देखेंगे तो द्वितीय चरण का जो काल है वो इस किसान आंदोलन के व्यापकता का समय है। और अधिकांश प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं वो इस द्वितीय चरण से ही पूछे जाते हैं। तो हमारा जो मुख्य फोकस आज रहेगा वो इस द्वितीय चरण पर ही रहेगा कि इस द्वितीय चरण में क्या हुआ। तो ये द्वितीय चरण हम देखते हैं, बड़े व्यापक रूप से हम द्वितीय चरण को पढ़ना शुरू करेंगे। द्वितीय चरण का जो समय है ये समय है 1916 से 1923 तक का समय। और ये द्वितीय चरण का जो काल है इस किसान आंदोलन का, ये एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है और उसका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम है वो भूप सिंह था। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। मूल इनका जो स्थान है ये बुलंदशहर है।
लेकिन इन्होंने अपना नाम क्यों बदला? एक अच्छा खासा नाम था भूप सिंह, लेकिन इन्होंने अपना नाम है वो विजय सेपथिक इसलिए रखा क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इनके गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए थे। तो ये चित्तौड़ की जेल से फरार होकर ओछड़ी नामक स्थान पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना गेटअप बदल लिया। ये एक सरदार के रूप में आ गए, इन्होंने लंबी दाढ़ी रख ली और पगड़ी धारण कर ली और अपना नाम बदल कर है वो विजय सेपथिक कर लिया, ताकि ये ब्रिटिश सरकार को है वो चकमा दे सके, धोखा दे सके। तो ये जो काल है ये 1916 में विजय सेपथिक का बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश और 1923 में उनकी गिरफ्तारी तक का ये जो समय है, द्वितीय चरण इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से चलती है इस चरण में, द्वितीय चरण में, कि बिजोलिया किसान आंदोलन को एक व्यापक नेतृत्व की आवश्यकता थी। साधु सीताराम दास जो पुस्तकालय की नौकरी किया करते थे बिजोलिया में, पढ़े लिखे और शिक्षित वर्ग थे। इसी दौरान शिक्षित वर्ग से थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसी दौरान विजय सेपथिक है चित्तौड़ की जेल से फरार होकर विजय सेपथिक चित्तौड़ में एक स्थान है ओछड़ी, वहाँ पर चले जाते हैं। चित्तौड़ में एक स्थान है ओछड़ी, वहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर एक विद्यालय स्थापित कर लेते हैं। इस विद्यालय का नाम है विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा एक विद्यालय आरंभ कर लेते हैं, ये विद्या प्रचारिणी सभा। और इस विद्यालय का एक वार्षिक सम्मेलन होता है 1916 में। इसका एक वार्षिक सम्मेलन होता है ओछड़ी में ही, विद्या प्रचारिणी सभा का। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए साधु सीताराम दास ओछड़ी में आते हैं और साधु सीताराम दास विजय सेपथिक से मिलते हैं। इन दोनों की जब मुलाकात होती है विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जब साधु सीताराम दास ओछड़ी जाते हैं विजय सेपथिक के बुलावे पर, तो इन दोनों की मुलाकात होती है। इन मुलाकात के दौरान साधु सीताराम दास विजय सेपथिक को निमंत्रण देते हैं कि आप बिजोलिया आइए और यहाँ आकर इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। विजय सेपथिक, इनकी भी दमित इच्छा थी कि मुझे एक राष्ट्रीय स्तर के किसी आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। यहाँ पर इनकी प्रतिभा का ह्रास हो रहा था, तो इन्होंने भी इस नेतृत्व को करने को, इस निमंत्रण को इन्होंने स्वीकार कर लिया और विजय सेपथिक है वो बिजोलिया आ गए। जैसे विजय सेपथिक बिजोलिया आते हैं, बिजोलिया आते ही विजय सेपथिक सबसे पहले यहाँ के किसानों से प्रश्न पूछते हैं कि अब तक जब आप आंदोलन चला रहे थे तो क्या आपके पास कोई संगठन है? तो किसानों ने जवाब दिया कि साहब हमारे पास एक जातीय पंचायत है और उस पंचायत का नाम था धाकड़ किसान पंचायत। धाकड़ किसान पंचायत। और विजय सेपथिक का जो आगमन होता है ये 1916 में होता है। पथिक आकर पूछते हैं किसानों से कि आपके पास इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई संगठन है? तो किसान जवाब देते हैं कि हमारे पास एक धाकड़ किसान पंचायत है, हमारी जातीय पंचायत है। तो विजय सेपथिक कहते हैं कि ऐसे आंदोलन नहीं चलेगा, हमारे पास एक व्यापक संगठन होना चाहिए। तो विजय सेपथिक ने यहाँ पर 3 काम किए इस किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए। बड़े वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने इस आंदोलन को चलाया। पहले उन्होंने स्थानीय संगठन खड़े किए, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय संगठन उनसे सहायता प्राप्त की और वो ये चाहते थे कि ये किसान आंदोलन है वो व्यापक स्तर पर है, वो देश और दुनिया में है, वो इसकी आवाज़ सुनाई दे ताकि ब्रिटिश हुकूमत, यहाँ के राजा, यहाँ के सामंतों पर दबाव पड़े। तो इसलिए उन्होंने है वो समाचार पत्रों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहा ताकि इन पत्र पत्रिकाओं में इस आंदोलन से संबंधित समाचार है वो छपें और राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को पहचान मिले। तो स्थानीय स्तर पर उन्होंने एक किसान पंचायत का गठन किया। एक किसान पंचायत उन्होंने बनाई स्थानीय नेताओं की,
बिजोलिया के 79 गाँवों के सभी लोगों को इस पंचायत में उन्होंने आमंत्रित किया और उन सबको इस पंचायत का सदस्य नियुक्त किया और इसकी एक कार्यकारिणी संस्था बनाई उन्होंने। एक कार्यकारिणी संस्था बनाई उन्होंने किसानों को ये समझाया कि हमें निर्णय लेने होंगे और सभी लोग मिलकर हम निर्णय ले नहीं सकते हैं, तो हमें एक कार्यकारिणी बनानी होगी। तो उन्होंने 5 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा ऊपरमाल पंच बोर्ड। पंच यानी 5, इसमें इन्होंने 5 कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए और इस संस्था का इन्होंने एक अध्यक्ष नियुक्त किया मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। विजय सिंह पथिक ये जानते थे कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए युवाओं का साथ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उन्होंने बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त कर लिया किसान पंचायत के जरिए, लेकिन वो जानते थे कि जब तक युवा इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे ये आंदोलन सफल नहीं होगा। इसलिए युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया। युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया और युवाओं से कहा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारी इन मांगों को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है। और इसके लिए उन्होंने एक पर्चा है वो छपवाया और इस पर्चे को नाम दिया ऊपरमाल का डंका। तो यहाँ पर इन्होंने स्थानीय संगठन खड़े कर दिए, युवाओं को भी जोड़ लिया, यहाँ के अनुभवी और बुजुर्ग लोगों को भी जोड़ लिया। अब एक घटनाक्रम यहाँ पर घटित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का ये समय है, ये समय प्रथम विश्व युद्ध का है और इस विश्व युद्ध के दौरान किसानों पर 14 रुपये युद्ध कर लगा दिया जाता है। और हमने पीछे भी पढ़ा है कि जैसे ही किसानों पर कर लगाया जाता है, किसान आंदोलन को तीव्र गति से शुरू कर देते हैं, जैसा कि चौरी कर लगाने पर हुआ, जैसा कि तलवार बंधाई कर लगाने पर हुआ। और उसी प्रकार से अगला जो स्टेप है, ब्रिटिश सरकार ने 14 रुपये युद्ध कर लगा दिए। अब सामंत इसकी उगाई किसानों से करेंगे। और यहाँ पर एक और घटनाक्रम घटित होता है कि इस दौरान पृथ्वी सिंह की मौत हो जाती है। जो सामंत था पृथ्वी सिंह, उसकी मौत हो जाती है। और पृथ्वी सिंह जिस समय पृथ्वी सिंह की मौत होती है, इस दौरान उसका जो पुत्र होता है केसरी सिंह, वो बहुत ही कम आयु का होता है। तो जब किसी ठिकाने पर सामंत है वो अल्प आयु का होता है, तो मेवाड़ का महाराणा उस ठिकाने को अपने अधीनता में ले लेता है। तो यहाँ पर मेवाड़ महाराणा ने अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, इस ठिकाने पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और उस प्रशासक का नाम था अमर सिंह। अमर सिंह नामक एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि इस समय पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था केसरी सिंह, वो अल्प आयु में था, अल्पवयस्क था, उसकी आयु इतनी नहीं थी कि वो ठिकाने को संभाल सके। इसलिए मेवाड़ महाराणा ने एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और उस प्रशासक का नाम था अमर सिंह। आगे हम चलेंगे, इस अमर सिंह की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस किसान आंदोलन में। अब इसी दौरान क्या होता है, जो ही युद्ध कर लगाया जाता है, किसान भड़क जाते हैं। किसान विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं कि साहब देखो, सामंत ने फिर से 14 रुपये लगा दिया। और 14 रुपये एक बहुत बड़ी राशि थी। जब किसान 5 रुपये के लिए, 3 रुपये के लिए 1 रुपये के आंदोलन कर सकते हैं, तो 14 रुपये तो बहुत भारी राशि थी। तो किसान है वो विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं 1917 में। और ये समय है हरियाली अमावस्या का। ये मेवाड़ का बहुत ही खास त्यौहार है, समय होता है हरियाली अमावस्या का। इस समय विजय सिंह पथिक बेरीसार नामक गांव में होते हैं। बेरीसार गांव में होते हैं विजय सिंह पथिक। किसान उनके पास जाते हैं
और उन्हें अपनी पीड़ा बताते हैं कि भाई सामंत ने 14 रुपये कर लगा दिया है। तो 1907 में बेरीसार गांव से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की विधिवत रूप से है वो शुरुआत कर देते हैं, यहाँ पर इस आंदोलन का बिगुल बजा देते हैं। अब विजय सिंह पथिक ये चाहते हैं कि स्थानीय संगठन के अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनका भी उन्हें सहयोग प्राप्त हो। और उस समय राजस्थान में 2 संगठन थे जिनकी भारी मांग थी। एक विजय सिंह पथिक का स्वयं का संगठन था जिसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। ये विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ। इस राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में वर्धा में हुआ था, मराठा भूमि से। और एक दूसरा संगठन जो जमनालाल बजाज का था जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। ये संगठन विजय सिंह पथिक का न होकर जमनालाल बजाज का था। इन दोनों संगठनों से विजय सिंह पथिक को सहयोग प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग नहीं मिला था। और इस दौर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन कोई था तो वो था कांग्रेस। विजय सिंह पथिक चाहते थे कि इस आंदोलन को कांग्रेस सहयोग करे ताकि ये आंदोलन है वो पूरे भारतवर्ष में फैले और ब्रिटिश सरकार झुके, राजा झुके, सामंत झुके और किसानों को न्याय मिले। अब विजय सिंह पथिक जो अगला कदम उठाते हैं वो कांग्रेस से सहयोग की तरफ है वो कदम बढ़ाते हैं कि कांग्रेस से उन्हें सहयोग प्राप्त हो। और हमें पता है कि इस दौरान कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होता है। कांग्रेस प्रतिवर्ष है वो सम्मेलन करती है अपने। विजय सिंह पथिक चाहते हैं कि कांग्रेस का उन्हें सहयोग प्राप्त हो जाए। तो विजय सिंह पथिक 1919 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन। विजय सिंह पथिक अमृतसर अधिवेशन में पहुंच जाते हैं सहयोग प्राप्त करने के लिए कि उन्हें कांग्रेस का सहयोग प्राप्त हो जाए। अगर एक बार कांग्रेस का आशीर्वाद उन्हें मिल गया तो ये आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएगा और ब्रिटिश सरकार है वो झुक जाएगी। तो वो 1919 में अमृतसर अधिवेशन में जाते हैं और यहाँ जाकर वो 2 नेताओं से सहयोग की मांग करते हैं, बाल गंगाधर तिलक और काका कालेकर। दोनों ही बड़े नेता थे। बाल गंगाधर कहते हैं कि मैं इस किसान आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखूंगा और काका कालेकर कहते हैं कि मैं इसका समर्थन करूंगा। बाल गंगाधर तिलक 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन के लिए प्रस्ताव रखते हैं, काका कालेकर इसका समर्थन करते हैं। लेकिन 2 आदमी वीटो पावर लगा देते हैं कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। और वो 2 आदमी, एक तो महात्मा गांधी और एक मदन मोहन मालवीय, दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के नेता। और कारण भी देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी हमारा उद्देश्य ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों से लड़ने का है, हम देशी राजाओं के साथ है वो लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम लड़ेंगे तो हमारी शक्ति है वो बंट जाएगी और हमें सफलता नहीं मिलेगी। और मदन मोहन मालवीय भी इसी प्रकार का तर्क देते हैं। तो यहाँ पर विजय सिंह पथिक की जो पहली कोशिश है कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने की वो विफल हो जाती है। लेकिन विजय सिंह पथिक हार नहीं मानते। जैसे ही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जो नागपुर में होता है, विजय सिंह पथिक इस बार क्या करते हैं कि सहयोग प्राप्त करने के लिए 3 लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं। कालू, नंदराम। यहाँ पर विजय सिंह पथिक 3 लोगों को साथ लेकर जाते हैं, कालू, नंदराम और गोकुल प्रसाद को। और एक प्रदर्शनी लगवाते हैं, एक चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। इस प्रदर्शनी में दिखाया जाता है कि किस प्रकार सामंत है वो बिजोलिया में किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, किस प्रकार से उनसे लाग बाग बेगार है वो ली जा रही है, किस प्रकार यहाँ से किसानों का शोषण हो रहा है। जैसे ही गांधी जी
इस अधिवेशन से बाहर निकलते हैं, गांधी जी जब इस प्रदर्शनी को देखते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और जाते जाते गांधी जी है वो विजय सिंह पथिक को है वो आशीर्वाद दे जाते हैं। 2 शब्द कह जाते हैं कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर विजय सिंह पथिक को बहुत ही नैतिक बल प्राप्त होता है जो आगे चलकर है वो उनके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जैसे ही गांधी जी का आशीर्वाद इस किसान आंदोलन को प्राप्त होता है, इस किसान आंदोलन में एक नई जान आ जाती है। गांधी जी के कहने पर मदन मोहन मालवीय महाराणा फतेह सिंह को एक पत्र लिखते हैं और जैसे ही महाराणा को पत्र लिखते हैं इसकी प्रतिक्रिया होती है, महाराणा एक जांच आयोग बिठा देता है जिसे हम किताबों में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के नाम से जानते हैं। तो अब बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी के कहने पर मदन मोहन मालवीय महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखते हैं, इसकी गूंज सुनाई देती है और तीव्र प्रतिक्रिया होती है। महाराणा फतेह सिंह एक जांच आयोग बिठाते हैं जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग कहा जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित होता है और इसमें जो प्रशासक है अमर सिंह, इनको सदस्य बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के एक जज है अफजल अली। ये 3 सदस्यीय जांच आयोग है वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा है वो बैठाया जाता है, जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग के नाम से वो जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह जो कि बिजोरिया के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और अफजल अली जो यहाँ की महा इंदिरा सभा जो यहाँ की हाई कोर्ट है उसमें है वो जज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया जाता है, ये जांच आयोग बिजोलिया जाता है, किसानों की समस्याओं को सुनता है लेकिन इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। जांच आयोग बिजोलिया जाता है, प्रश्न पूछा भी जाता है कौन सा जांच आयोग है वो बिजोलिया गया था, क्योंकि कुछ जांच आयोग है जो बिजोलिया गए ही नहीं थे, उदयपुर से ही उन्होंने अपनी रिपोर्टें पेश कर दी। तो ये जांच आयोग जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग कहा जाता है, ये बिजोलिया जाता है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है लेकिन उसके ऊपर है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब लंबे समय तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो जमनालाल बजाज का जो संगठन है राजपूताना मध्य भारत सभा, वो कहता है कि हम अपना एक आयोग बिठाएंगे। अब जमनालाल बजाज का जो संगठन है राजपूताना मध्य भारत सभा, ये भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग बिठाते हैं कि भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों बैठे रहे, हम अपना स्वयं का एक जांच आयोग बिठाएंगे। और इसे नाम दिया गया भवानी दयाल, और ये सरकारी नहीं था, गैर सरकारी आयोग था, क्योंकि ये राजपूताना मध्य भारत सभा ने बनाया था। जब इसका पता मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चला कि भाई एक निजी संस्था है वो एक जांच आयोग बिठा रही है, तो उन्होंने वीटो पावर लगा दिया, उन्होंने मनाही कर दी कि नहीं भाई कोई बाहर का आदमी है वो हमारे मामले में है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, जांच कराएंगे तो हम कराएंगे, दूसरा कोई भी आदमी जांच नहीं करा सकता। तो फतेह सिंह एक दूसरा जांच आयोग बिठा देते हैं, एक दूसरा जांच आयोग है वो गठित कर दिया जाता है। और ये जो जांच आयोग है इसमें जो सदस्य हैं इसमें भी 3 सदस्य हैं। इसमें राज सिंह बेदला, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय। ये 3 सदस्य है वो इस जांच आयोग में होते हैं। ये जांच आयोग बिजोलिया जाता ही नहीं है, ये उदयपुर में ही रहता है, क्योंकि उस समय मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हुआ करती थी।
ये जांच आयोग बिजोलिया जाता नहीं है, उदयपुर में रहता है और उदयपुर में रहते हुए वो किसानों से कहता है कि आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए। बिजोलिया की धरती पर गए नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किसानों की समस्या को सुना ही नहीं, किसानों को इन्होंने अपने पास बुलाया। अब यहाँ पर एक मेवाड़ के एक बड़े नेता का प्रवेश हो जाता है। ये बड़ा नेता जो कालांतर में है वो प्रजामंडल आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है और एक बड़े स्तर पर है वो, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच हो जाती है। उसका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ पर प्रवेश होता है। राजस्थान की भूमि को एक नया नेता मिलता है, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा हुआ यूँ कि माणिक्यलाल वर्मा भी मेवाड़ ठिकाने में काम किया करते थे, ये भी सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन विजय सिंह पथिक के संघर्ष से बहुत प्रभावित थे। ये विजय सिंह पथिक के संघर्ष से प्रभावित होने के कारण इन्होंने मेवाड़ ठिकाने की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए। जब इस 3 सदस्यीय आयोग ने किसानों से बातचीत करने के लिए बुलाया तो इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया और इसमें कुल 15 सदस्यों को वो अपने साथ लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर भी दाग के 3 पात, कोई भी निर्णय नहीं निकला। इसी दौरान विजय सिंह पथिक ये चाहते थे कि ये जो किसान आंदोलन है इसकी गूंज भारत के हर कोने में सुनाई दे, ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार ब्रिटिश भारत के अलावा भी देशी राजाओं द्वारा किस प्रकार किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो विजय सिंह पथिक एक बड़ा काम करते हैं, समाचार पत्रों का सहयोग प्राप्त करते हैं। इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इस समय के जो व्यापक समाचार पत्र होते हैं जिनसे ब्रिटिश हुकूमत हिल जाती थी, उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वो कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते हैं, संपादक इसके गणेश शंकर विद्यार्थी, और इस समाचार पत्र का नाम है विद्यार्थी। इसका समाचार पत्र का नाम है प्रताप, जो गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते हैं। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी से सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्हें चांदी की राखी भेजते हैं और पत्र में लिखते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस शोषण से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी इन्हें आश्वस्त करते हैं और बड़े स्तर पर बिजोलिया किसान आंदोलन की जो लेख है वो प्रताप नामक समाचार पत्र में छपते हैं। ब्रिटिश सरकार इससे हिल जाती है, महाराणा भी इससे हिल जाते हैं और लंबे समय बाद में महाराणा इस समाचार पत्र पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं कि ये मेवाड़ में नहीं प्रवेश कर सकता। इसके अलावा एक समाचार पत्र जो प्रयाग से निकलता है जिसका नाम है अभ्युदय, एक समाचार पत्र जो कलकत्ता से निकलता है जिसका नाम है विशाल भारत, उसका भी सहयोग बिजोलिया को मिला। वर्धा से जो समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ निकालता था, राजस्थान केसरी, इसका भी सहयोग मिला। और पूना से भी एक समाचार पत्र निकलता था। पूना से प्रकाशित समाचार पत्र मराठा ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस किसान आंदोलन ने भी बिजोलिया से संबंधित है वो समस्याओं को उठाया और ब्रिटिश सरकार को है वो बहुत है वो परेशान किया था। इन सब चीज़ों की वजह से विजय सिंह पथिक अब ब्रिटिश हुकूमत में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके थे। अब ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करने की योजना बनाने लगी और इसी दौरान 1923 में बेगू किसान आंदोलन भी प्रारंभ हो जाता है और विजय सिंह पथिक 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पहले जब विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी होते हैं उससे पहले विजय सिंह पथिक भूमिगत हो जाते हैं
और राम नारायण चौधरी जो राजस्थान सेवा संघ के इस समय महामंत्री है, रामनारायण चौधरी कुछ समय के लिए इस आंदोलन में प्रवेश कर जाते हैं। रामनारायण चौधरी जब किसी भी आयोग द्वारा किसानों की मांगों को नहीं माना जा रहा है तो रामनारायण चौधरी इस समय जो राजस्थान के जो एजीजी हैं, राजपूताना के जो एजेंट टू द गवर्नर जनरल है, जिनका नाम है रॉबर्ट हॉलैंड, ये घटना 1922 की है। रॉबर्ट हॉलैंड इस समय एजीजी हैं और इस समय जो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है विल्किंसन है। रामनारायण चौधरी विल्किंसन को एक पत्र लिखते हैं कि साहब महाराणा तो कुछ नहीं कर रहा, आप तो कुछ कीजिए, आप तो इन किसानों की तरफ देखिए। तो विल्किंसन एजीजी को कहता है कि साहब ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है। तो इस समय तत्कालिक एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया जाता है। इससे पहले जो जांच आयोग बिठाए गए हैं ये मेवाड़ के महाराणा द्वारा बिठाए गए। अब जो जांच आयोग बिठाया जाएगा ये जांच आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा बिठाया जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बिठाता है। अध्यक्ष इसके रॉबर्ट हॉलैंड है, तत्कालीन एजीजी, 1922 की घटना है। इसमें सदस्य के रूप में विल्किंसन है। इसके अलावा अर्गली नामक एक सचिव है ब्रिटिश सरकार का, वो इसका सदस्य है। बिहारी लाल और प्रभास चंद्र चटर्जी जो दीवान है इस समय मेवाड़ के हैं, ये भी इस आयोग के सदस्य हैं। तो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा रामनारायण चौधरी के कहने पर ये आयोग बिठाया जाता है और किताबों में लिखा हुआ आता है कि 1922 में तत्कालिक एजीजी हॉलैंड ने बिजोलिया की यात्रा की, जबकि ये यात्रा नहीं की। एक जांच आयोग है वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा एकमात्र जांच आयोग बिठाया गया तत्कालिक एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में, जिसमें सदस्य है वो विल्किंसन, अर्गली, बिहारी लाल और प्रभास चंद्र चटर्जी है वो एक सदस्य के रूप में इसमें नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पर विजय सेपति को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 सितंबर 1923 को। जैसे ही विजय सेपति को गिरफ्तार किया जाता है द्वितीय चरण की समाप्ति हो जाती है। अब हम चलते हैं तृतीय चरण की तरफ। तृतीय चरण का हमने समय बताया है। तृतीय चरण समय 1923 से 1941। अब ये आंदोलन अपने पतन की तरफ है। और पतन की तरफ क्यों है, इसके कई कारण हैं। यहाँ पर 1926 में बिजोलिया में नया भूमि बंदोबस्त होता है। नया भूमि बंदोबस्त होता है और इस तृतीय चरण में ये आंदोलन अपना मूल रूप खो देता है, मौलिक रूप खो देता है। अब तक जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, किसान बढ़ी हुई लाग बाग को लेकर परेशान हैं, किसान लाग बाग को कम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये आंदोलन अपना मूल रूप खो देगा। अब बढ़ी हुई लाग बाग की जगह किसानों के सामने एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। और जो अब तक द्वितीय चरण में जो व्यक्ति किसानों का सर्वेसर्वा बना हुआ था, किसान जिसे अपना माई बाप, अपना रक्षक मान रहे थे, इस तृतीय चरण में, इस तीसरे चरण में किसान उसी नेता को अपना विलेन मानने लग जाएंगे। अब वो चाहेंगे कि वो व्यक्ति विजय सेपति के इस किसान आंदोलन में तो क्या बिजोलिया के इर्द गिर्द भी नजर ना आए, ऐसा क्या होता है वो देख लेते हैं। 1926 में नया भूमि बंदोबस्त जारी होता है। इस भूमि बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि कुछ नियमों में बदलाव करती है। जो सिंचित भूमि है यहाँ पर तो लगान की दर कम कर दी जाती है, यहाँ पर तो लगान कम कर दिया। और जो असिंचित भूमि है, ये जो असिंचित भूमि है यहाँ पर लगान की दर में वृद्धि कर दी जाती है, उल्टा हो जाता है। सिंचित भूमि पर ज़्यादा, असिंचित भूमि पर लगान की दर, सिंचित भूमि पर लगान की दर कम और असिंचित भूमि पर लगान की दर ज़्यादा, उल्टा कर देते हैं, किसान बौखला जाते हैं।
किसान अपने नेता के पास जाते हैं और इस समय किसानों का एक ही नेता है, विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक जेल में है। मुलाकात करते हैं किसान और विजय सिंह पथिक से कहते हैं कि आप बताइए क्या करें, यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम कर दिया, असिंचित भूमि है वहाँ पर लगान ज़्यादा कर दिया, सिंचित पर कम कर दिया। विजय सिंह पथिक किसानों को राय देते हैं कि आप सामंत को है वो भूमि के पट्टे वापस दे दें, आप सामंत को पट्टे वापसी कर दें। और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि इस समय भूमि के मालिक किसान नहीं होकर सामंत हुआ करते थे। सामंत है वो पट्टे पर भूमि देते थे, बदले में लगान लेते थे। तो विजय सिंह पथिक ने किसानों से कहा कि आप ऐसा कीजिए, अपने पट्टे वापस दे दीजिए। जब आप पट्टे वापस दे दोगे तो सामंत के पास कुछ रहेगा नहीं और वो आपको है वो वापस है वो आपकी भूमि दे देगा और जो लगान है उसमें भी परिवर्तन कर देगा। किसान वैसा ही करते हैं जैसा विजय सिंह पथिक ने कहा था। किसान है वो पट्टे वापस दे देते हैं। सामंत है वो किसानों को कहता है कि भाई आप पट्टे वापस दे रहे हो, अब मैं किसी और को पट्टे दे दूंगा। अब देख लो आप, किसान वापस विजय सिंह पथिक के पास जाते हैं कि भाई सामंत ऐसे कह रहा है, अगर किसी और ने पट्टे ले लिए तो। विजय सिंह पथिक कहते हैं कि आप घबराओ मत, सामंत आपको डराने का प्रयास कर रहा है, आप अपनी मांगों पर अटल रहो, सामंत कुछ नहीं करेगा, किसान आएंगे कहाँ से। किसान वैसा ही करते हैं। इस बार सामंत क्या करता है, महाजनों को बुलाता है और इस बार भूमि है किसानों से छीन कर महाजनों को दे देता, महाजन भूमि ले लेते हैं। अब किसानों के पास कुछ भी नहीं रहा, लाख बाग तो बहुत दूर की बात है, अब किसान भूमिहीन हो गए हैं, अब इनके पास भूमि ही नहीं बची है। किसान विजय सिंह पथिक के पास वापस जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने हमें मिसगाइड किया, गलत किया आपने हमारे साथ, हमारी भूमि चली गई है, अब आप बिजोलिया की तरफ आना भी मत, हमें आपका नेतृत्व नहीं चाहिए। तो अब ये आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो गया है, नेतृत्व विहीन है ये आंदोलन, इसमें अभी कोई नेतृत्व नहीं है। और इस दौरान इस बातचीत को लेकर किसान नेता रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इन सब में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है कि भाई आपने ये क्या किया, किसानों की भूमि चली गई, अब किसान लाख बाग तो क्या देंगे, अब तो वो उनके है वो खाने पीने की भी है वो नौबत आ जाएगी। तो इनमें है वो आपस में है वो तनाव पैदा हो जाता है और इनमें एक नाम जमनालाल बजाज का भी है। अब ये आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, अब करे तो क्या करें, अब आंदोलन का नेतृत्व करे तो कौन करे। अब जमनालाल बजाज गांधी जी के पास जाते हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के पास जाते हैं कि गांधी जी को अपनी समस्या बताते हैं कि भाई आंदोलन ऐसे ऐसे चल रहा था और अब तो ये हो गया। जमनालाल बजाज गांधी जी के पास जाते हैं, माणिक्यलाल वर्मा भी जाते हैं और गांधी जी के कहने पर गांधी जी यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज को सौंप देते हैं कि भाई जमनालाल जी आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, अब इस आंदोलन का आप नेतृत्व कीजिए। अब आपको पता है जमनालाल बजाज तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ठहरे, वो कहाँ खेतों में जाते हैं, कहाँ किसानों की आवाज़ों को उठाते हैं, एक अच्छे देशभक्त थे। उन्होंने अपना एक बंदा नियुक्त कर दिया, उन्होंने यहाँ पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, हरि भाई। हरि भाई अब इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। हरि भाई इस समय जो मेवाड़ के जो दीवान हैं उन्हें पत्र लिखते हैं, मेवाड़ के दीवान को पत्र लिखते हैं। दामोदर मेवाड़ के दीवान को पत्र लिखते हैं। मेवाड़ के दीवान को पत्र लिखने के बाद ये मांग करते हैं कि यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। दीवान साहब उनको कहते हैं कि भाई आप किसानों को भेजिए, हम इनकी समस्या का समाधान करते हैं। किसान माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में है वो जाकर है वो दीवान साहब से मिलते हैं। जैसे ही वो मिलते हैं माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैसे ही माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसान है वो वापस है वो भड़क जाते हैं।
लेकिन इस बार किसानों की मांगे कुछ और ही है। किसान अपने नेताओं को रिहा करना तो चाह ही रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमें हमारी भूमि भी मिल जाए। यानी तृतीय चरण में किसान है वो आंदोलन जो कर रहे हैं वो लाग बाग की समाप्ति के लिए न कर किसान अपनी खोई हुई भूमि को प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब माणिकलाल वर्मा भी गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी दौरान प्रजामंडल का युग शुरू हो जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर देता है। तब यहाँ के दीवान, यहाँ का महाराणा कहते हैं कि माणिकलाल वर्मा को तभी रिहा किया जाएगा, आपकी भूमि तभी आपको दी जाएगी जब आप लोग लिखित में आश्वासन दो कि आप प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लोगे। तो यहाँ के किसान हैं वो लिखित में देते हैं कि हम इस प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और इसी शर्त के आधार पर माणिकलाल वर्मा को है वो रिहा कर दिया जाता है। और 1941 में धीरे धीरे करते करते ये आंदोलन है वो फिर अपने नेतृत्वहीन होने की दिशा में जा रहा है। अब इसमें वो रस नहीं रहा इस आंदोलन में। 1941 में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं राघवाचार्य, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, इन सब के कहने पर राघवाचार्य जो यहाँ के मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री हैं और मोहन सिंह जो यहाँ के राजस्व मंत्री हैं, वो किसानों को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं और लगभग उनकी मांगें मान ली जाती है। तो इस प्रकार बहुत ही साहसिक रूप से ये किसान आंदोलन है वो पतन की तरफ चला जाता है। बहुत लंबा चला गया था ये किसान आंदोलन, इस वजह से है वो धीरे धीरे करते करते है वो इनकी मांगे है वो कुछ मानी गई, कुछ नहीं मांगनी गई। लेकिन ये किसान आंदोलन कुछ शिक्षा देकर जाता है राजस्थान की इस भूमि को। गांधी जी के जो सचिव थे, निजी सचिव महादेव देसाई, वो भी बिजोलिया की यात्रा करते हैं। ये आंदोलन राजस्थान की भूमि को कुछ शिक्षा देकर जाता है, ये संक्रमण का काम करता है। जिस प्रकार कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, उसी प्रकार ये आंदोलन संक्रमण का काम करता है। इस आंदोलन के आधार पर ही राजस्थान में अन्य किसान आंदोलन तैयार हुए, चाहे वो बेगूगा हो, चाहे वो बरड किसान आंदोलन हो। राजस्थान के जो किसान आंदोलन है वो इसी की देन माने जाते हैं। ये अहिंसात्मक था, इतने लंबे समय तक चला, ये अहिंसात्मक था और सर्वाधिक संगठित था, ये सर्वाधिक संगठित था। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित पूछे जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि तत्कालिक एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड द्वारा जो जांच आयोग बिठाया जाता है, ये जांच आयोग 84 में से 35 लाख बाग समाप्त कर देता है, 35 लाख बाग समाप्त कर देता है। इसके अलावा इस किसान आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसके खास व्यक्ति कौन कौन हैं, तो उनको यहाँ देखते हैं। प्रेम सिंह, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, इन तीन का नाम भी इस किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से वो लिया जाता है। इसके अलावा दो और व्यक्ति हैं, एक का नाम है मोतीराम और एक का नाम है नारायण पटेल। ये दो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए खास व्यक्ति हैं। मोतीराम, नारायण पटेल, ये वो दो व्यक्ति हैं जो रॉबर्ट हॉलैंड से मुलाकात करते हैं। जब रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया जाता है और बिजोलिया में है 84 में से 35 लाख बाग समाप्त कर देता है, तो इन दो व्यक्तियों से ये मुलाकात करता है। ये मोतीराम इस समय सरपंच होते हैं, ये इस समय सरपंच हैं। जो ऊपरमाल बोर्ड बनाया गया था, जो कार्यकारी समिति बनाई गई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसमें मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था, इस समय 1922 में
ये मोतीराम है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, सरपंच होते हैं। ये था हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसे हमने गहराई से इसका अध्ययन करने का प्रयास किया। इसी प्रकार अब हम आगे की जो श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, बहुत से विद्यार्थियों के सुझाव आने के बाद अब हम एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास की। किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास हुआ, किस प्रकार से विधानसभा अस्तित्व में आई, कैसे वाइसराय का पद राष्ट्रपति में बदल गया, और किस प्रकार से वो भारत में है वो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, ये सब कैसे अस्तित्व में आए, कैसे हमारा संविधान जो इतना खूबसूरत है कैसे बना। इन सब को लेकर हम एक श्रृंखला है वो शुरू करने जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।